लास्ट लेक्चर मतलब कल का लेक्चर, ठीक है। ये देखे थे सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए 4 मेथड्स है, ठीक है। सेल स्प्लिटिंग, सेक्टोरिंग और माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट और रिपीटर्स, ठीक है। तो उसमें से हमने पहला देखे थे कल सेल स्प्लिटिंग। तो सेल स्प्लिटिंग का जो बेसिक फंडा था वो क्या था कि जितनी ओरिजिनल सेल की रेडियस रहती है उसको हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो ओरिजिनल सेल की रेडियस डिवाइड बाय 2, ठीक है। और फिर उतने एरिया को कवर करने के लिए कितने सेल बनेंगे वो हम देखते हैं। तो जैसे ये हमारा ओरिजिनल सेल ये बड़ा वाला था, तो उसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दी। ये उसकी ओरिजिनल रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। ये उसकी ओरिजिनल सेल रेडियस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। तो अभी हमने उसको क्या कर दिया, उसका सीधा हाफ कर दिया। हाफ मतलब यहाँ से यहाँ तक ही कर दिया, चारों साइड में, चारों डायरेक्शन में। यहाँ से ये दूसरी, फिर ये तीसरी, और ये फिर चौथी, ठीक है। चारों डायरेक्शन में क्या हो गया, हाफ हो गया। तो चारों डायरेक्शन में एक एक सर्कल बनाया हमने, तो वो एरिया क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट कवर हो गया। अभी 4 माइक्रो सेल बन गए। जो छोटे सेल बने ये क्या है, माइक्रो सेल बने। तो 4 बेस स्टेशन लगे, और हर बेस स्टेशन के पास उतनी ही रेडियो फ्रिक्वेंसी है। हर माइक्रो सेल के पास उतनी ही रेडियो फ्रिक्वेंसी है जितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी ये बड़े वाले ओरिजिनल सेल के पास जितनी थी, ठीक है। अब इसको ओरिजिनल सेल को स्प्लिट करने के अलग अलग पैटर्न है। या ये पैटर्न में स्प्लिट कर सकते हैं, या ऐसे पैटर्न में स्प्लिट कर सकते हैं। ये पैटर्न में स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप जो छूट रहा है, यानी थोड़ी जगह ऐसी छूट रही है जहां पर हमारे ओरिजिनल सेल का एरिया पूरा 100% कवर नहीं हो पा रहा है। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 95% जो है एरिया कवर हो जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये जो गैप दिख रहे हैं थोड़े से, ठीक है। तो वॉट एवर इट मे बी, इट इज एन आइडियल फिगर। ये तो आइडियल है जो हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो इससे हमको फर्क क्या पड़ा, क्या हमको एडवांटेज मिला। तो ट्रैफिक लोड जो है वो कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी एक ही जगह पर एक ओरिजिनल सेल को डिवाइड करके मिनिमम 4 सेल्स में हमने डिवाइड किए, रेडियस उसकी हाफ करके। तो हमारा 4 टाइम्स जो है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रैफिक लोड की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। तो उसके लिए 2 क्रिटिकल पॉइंट है। एक तो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, उसमें ध्यान देना है। दूसरा, नंबर ऑफ हैंड ऑफ जो है वो बार बार होंगे, तो उसका इश्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन था कि भाई अम्ब्रेला सेल अप्रोच हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये, फिर हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे कि भाई ट्रांसमिटिंग पावर भी कम हो जाएगा, सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। मगर डिसएडवांटेज क्या था उसका, नंबर ऑफ बेस स्टेशन जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड मेथड देख रहे हैं हम। सेकंड मेथड क्या है, सेल सेक्टोरिंग। सेक्टोरिंग बोलो या सेल सेक्टोरिंग बोलो, एक ही बात है। एग्जाम में देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो अभी तक ये है कि हाउ सेल सेक्टोरिंग इंप्रूव्स कैपेसिटी इन सेलुलर सिस्टम। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन करके नहीं चलेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा कि भाई सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। बाकी स्टेट एंड एक्सप्लेन में आप क्या डायग्राम बनाए, उसको एक्सप्लेन किए कि ऐसा होता है वैसा होता है, हो गया, ठीक है। स्टेट द डिफरेंट टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव कैपेसिटी। डिफरेंट टेक्निक्स के नाम देना है। स्टेट द डिफरेंट टेक्निक यूज टू इम्प्रूव कैपेसिटी, सेल स्प्लिटिंग, सेल सेक्टोरिंग, माइक्रो सिंगल कॉन्सेप्ट एंड रिपीटर्स। ये 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। फिर उसके बाद उसने आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला कि भाई सिस्टम कैपेसिटी का डिस्क्राइब सेल सेक्टोरिंग, स्पेसिफाई कर दिया है डिस्क्राइब सेल सेक्टोरिंग। या ऐसा भी बोल सकता है कि डिस्क्राइब एनी वन मेथड या एक्सप्लेन एनी वन मेथड, ठीक है, इन डिटेल। तो इस तरीके से 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक ये टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में अब इसमें क्या पूछ सकता है कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेक्टोरिंग। स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेक्टोरिंग, कि भाई सेक्टोरिंग के कितने टाइप है। पहले तो सेक्टोरिंग क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके टाइप कितने हैं, और उस टाइप का वर्किंग या उस टाइप का कॉन्सेप्ट
एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साथ साथ में हर सिस्टम के 4 मेथड है ना, याद रख लो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार बोलूंगा मैं, उसके बावजूद भी आप लोग याद रख लो कि चारों सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज और किस तरीके से चारों सिस्टम के अंदर कवरेज की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। 3 मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिस्टम कैपेसिटी किस तरीके से इम्प्रूव होती है चारों मेथड में, वो हमको पता होना चाहिए, वो हमको जस्टिफाई करने आना चाहिए। और दूसरी जो चीज है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको चारों सिस्टम के पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल सेक्टोरिंग का वर्किंग और उसकी डेफिनेशन। सेल स्प्लिटिंग अचीव्स कैपेसिटी इंप्रूवमेंट बाय एसेंशियल रीस्केलिंग द सिस्टम। ठीक है, ऊपर वाला जो हमने पहला मेथड देखे सेल स्प्लिटिंग, उसमें हम सिस्टम कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट था वो अचीव होता है किस तरीके से कि पूरे सिस्टम को हम रीस्केल करते हैं, रेडियस को चेंज करते हैं ना हम सेल की, यानी पूरा सिस्टम हमारा जो डिजाइन किया है वो पूरा हिल जाता है, तो उसको हम रीस्केलिंग कहते हैं। तो बाय डिक्रीजिंग द सेल रेडियस आर, सेल की रेडियस को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एंड कीपिंग को चैनल रेशियो डी बाय आर अनचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो हमने देखे थे ना फ्रीक्वेंसी रिड्यूस के टाइम पर फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डी अपॉन आर, डी डिवाइड बाय आर है। ठीक है, डी डिवाइड बाय आर है, तो डी डिवाइड बाय आर है, मतलब Q क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो। क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो। अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो Q की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर इंप्रूव होगा तो हमारी कैपेसिटी जो है वो क्लस्टर साइज बढ़ेगा, क्लस्टर साइज बढ़ेगा तो सिस्टम कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये फॉर्मूले की वो बात कर रहा है कि भाई आर को हम क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, रेडियस हाफ कर रहे थे ना। मान लो 1 किलोमीटर की रेडियस है तो डायरेक्टली हाफ कर रहे थे, 0.5 किलोमीटर की रेडियस हो जाएगी सेल की, तो आर चेंज होगा तो क्यू भी चेंज होगा, मगर हम आर को इस तरीके से चेंज कर रहे थे कि क्यू चेंज ना हो। आर को हम इस तरीके से चेंज करेंगे ताकि क्यू चेंज ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा क्यू क्यू अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम, इसके लिए ये सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई बाय डिक्रीजिंग द सेल रेडियस आर, सेल की रेडियस को हम डिक्रीज कर रहे थे, एंड कीपिंग को चैनल रीयूज रेशियो डी बाय आर अनचेंज। डी बाय आर मतलब ये क्यू, क्यू इज इक्वल टू डी बाय आर है ना, तो डी बाय आर का जो रेशियो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो आर हम इतना हाफ करने के बावजूद भी हम डिस्टेंस बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से डी बाय आर का रेशियो जो था वो क्या रहता था, मेंटेन रह रहा था। तो ये सेल स्प्लिटिंग की बात कर रहा है वो, जो पहला मेथड देखे हमने कि भाई सेल स्प्लिटिंग के अंदर हम सेल के रेडियस को डिक्रीज कर रहे थे मगर को चैनल रीयूज रेशियो को हम चेंज नहीं कर रहे थे। तो सेल स्प्लिटिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चैनल्स पर यूनिट एरिया, तो उसके रिजल्ट में हमको क्या मिलता था, ये आर को रिड्यूस करने से और डी बाय आर के रेशियो को अनचेंज रखने से हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा था कि इंक्रीजेस, सेल स्प्लिटिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चैनल्स पर यूनिट एरिया। पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ चैनल जो है वो यूज करने के लिए जो थे उससे ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा वो चैनल्स हमको मिल जाते थे, तो हम ज्यादा यूजर को अकोमोडेट कर रहे थे। ठीक है, हाउएवर अनदर वे टू इंक्रीज द कैपेसिटी इज टू कीप द सेल रेडियस अनचेंज। दूसरा भी एक ऐसा मेथड है जिसमें सेल की रेडियस जो है वो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड सी मेथड टू डिक्रीज द डी बाय आर रेशियो, ताकि हमको डी बाय आर रेशियो जो है वो भी हमारा कम नहीं होगा, वो भी हमारा मेंटेन रहेगा। तो ऐसा कौन सा मेथड है, तो इन दिस अप्रोच कैपेसिटी इंप्रूवमेंट इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेल्स। इस अप्रोच में यानी सेल सेक्टोरिंग वाले अप्रोच में हम क्या करते हैं, हमारी कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं किसके जरिए, अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ सेल जो है उसको हम कम कर देते हैं, पहले 7 थे तो अभी 4 हो जाएंगे, पहले 12 थे तो अभी 9 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्लस्टर, नंबर ऑफ सेल कम करने से क्लस्टर कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी रीयूज, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी रीयूज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी हमको यहाँ पर ये फॉर्मूले से समझ में आएगा, ये भी हमको यहाँ पर ये फॉर्मूले से समझ में आएगा। Q इज इक्वल टू डी वाई आर इज इक्वल टू क्या है 3n, आगे समझेंगे उसको, अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो। However, in order to do this, it is necessary to reduce the relative interference without decreasing the transmit power। ठीक है, क्लस्टर की साइज हम कम करेंगे,
तो फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो जो है वो भी कम होगा। फ्रीक्वेंसी रीयूज रेशियो कम हो जाएगा तो इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि इंटरफेरेंस विदाउट डिक्रीजिंग द ट्रांसमिट पावर। ठीक है, ट्रांसमिट पावर हम कम नहीं करेंगे, ट्रांसमिट पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। The co-channel interference in a cellular system may be decreased by replacing a single omnidirectional antenna at the base station by several directional antenna, each radiating within a specified sector। ठीक है, अब इंटरफेरेंस एक तो पावर की वजह से हो सकता है, तो उसने बोल दिया कि भाई विदाउट डिक्रीजिंग द ट्रांसमिट पावर। ठीक है, ट्रांसमिटिंग पावर हम कम नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए ट्रांसमिटिंग पावर हम कम नहीं करेंगे। तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि भाई एंटीना को रिप्लेस कर दो। एंटीना को रिप्लेस कर दो मतलब क्या किया उन्होंने कि नॉर्मली हमारा जो सेल है वो कैसा है, सर्कल रहता था या हेक्सागोन रहता था, उसके सेंटर में हम क्या रखते थे, बेस स्टेशन रखते थे। उसके सेंटर में बेस स्टेशन रखते थे और वो बेस स्टेशन पर हम ऐसा एंटीना माउंट करते थे कि वो एंटीना क्या करता था, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना रहता था। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना मतलब जो हमारा वाईफाई रहता है ना, वाईफाई का जो स्विच रहता है घर में हम जो लगाते हैं, उसमें देखो एंटीना रहता है, डंडी रहती है खड़ी, अंदर उसमें कुछ नहीं रहता है, कॉपर की तार रहती है, वही काम करता है एज एंटीना के जैसा। तो ऊपर ऐसा प्लास्टिक की बॉडी इतनी मोटी रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो एंटीना है वो एंटीना कौन सा है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। पहले जो टेप रिकॉर्डर आते थे उसमें देखो एफएम रहता था, तो उसमें ऐसा बड़ा सलिया रहता था, उसको ऐसा खींच के लंबा करते थे। तो वो भी क्या था, एक तरीके का एंटीना था। और वो कौन से टाइप का एंटीना था, जितना उसको नेटवर्क लेने के लिए जितना उसकी हाइट हम कम ज्यादा करते थे। अभी नहीं देखे रहेंगे या देखे भी रहेंगे पुरानी पिक्चर्स वगैरह में, हिंदी मूवीज में। अभी ऐसा वर्कशॉप पे पूछा नहीं मैंने, खाली सुनने का काम करने का है। तो वो एंटीना की हाइट हम कम ज्यादा कर देते। तो वो जो एंटीना है वो कौन से टाइप का एंटीना है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो रहता है वो क्या करता है, 360 डिग्री रेडिएशन रहता है। 360 डिग्री मतलब चारों तरफ वो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने क्या रखा है, ये बेस स्टेशन है, तो ये बेस स्टेशन के पास क्या रहेगा, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना रहेगा, क्योंकि बेस स्टेशन का लोकेशन कहाँ पर है, सेंटर में। तो ये एंटीना जो है वो हर डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ये डायरेक्शन में भी 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 करेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि वो 360 डिग्री चारों तरफ जो है वो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये चीज वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे जो बताई जा रही है कि भाई सेल्यूलर सिस्टम में भी डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। सिंगल यानी एक सेल के अंदर एक बेस स्टेशन के पास एक ही एंटीना लगता था जो पूरा 360 डिग्री सिग्नल को क्या करता था, सिग्नल ट्रांसमिट करता था। तो भाई रिप्लेसिंग सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, वो एक सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना हटाकर हमने वहां पर क्या लगा दिए, सेवरल यानी एक से ज्यादा डायरेक्शनल एंटीना लगा दिया। अब ओमनी डायरेक्शनल क्या करेगा, ये तो हमको समझ में आया कि वो चारों तरफ 360 डिग्री क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। मगर डायरेक्शनल एंटीना क्या करेगा, जिस तरफ आप उसका फेस रखेंगे, जिस तरफ आप उस एंटीना का फेस रखेंगे, सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एंगल पे वो सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो ठीक है, बेस स्टेशन बाय सेवरल डायरेक्शनल एंटीना ईच रेडिएटिंग विद इन अ स्पेसिफाइड सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल को, ओरिजिनल बड़े सेल को हम छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर रहे थे, तो वो हटाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल सेल था। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, यहाँ पर सेंटर में हम बेस स्टेशन लगाते थे। ठीक है, सेंटर में बेस स्टेशन लगाते थे और क्या करता था, वो चारों तरफ जो है वो 360 डिग्री सिग्नल को ट्रांसमिट करता था। इस तरीके से वो एरिया कवर करता। अब उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, बेस स्टेशन इधर ही है सेंटर में। ठीक है, मगर बेस स्टेशन के पास पहले एक एंटीना था ओमनी डायरेक्शनल, अभी उसको हटा के हमने क्या किए, 3 एंटीना लगाए। एक इस डायरेक्शन में लगाए जो ये इतना एरिया पूरा कवर करेगा। ठीक है, दूसरा ये डायरेक्शन में लगाए जो ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरिया कवर करेगा। ठीक है, पहला वाला हमने यहाँ पे लगाया तो ये इतना एरिया, ये जो बाउंड्री जो दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वन इतना एरिया वो पूरा कवर करे। दूसरा वाला जो है वो यहां से लेकर यहाँ तक, ये 2 नंबर का एरिया कवर करेगा। और तीसरा वाला एंटीना जो है वो
ये 3 नंबर का एरिया कवर करेगा। तो ये 1 2 3 ये जो है ये क्या है, सेक्टर्स बन गए। इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3। ठीक है। अब ये हेक्सागोन क्या है, बेसिकली क्या एक सर्कल ही रहता है। ठीक है, ये जो है क्या है, एक सर्कल ही रहता है। सर्कल को हमने क्या किया, यहाँ पर सर्कल यानी कितना हो गया, कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, सर्कल यानी क्या है, 360 डिग्री। सर्कल का टोटल डिग्री कितना है, 360 डिग्री। डिवाइड बाय कितने में हमको डिवाइड करने का है, 3 में डिवाइड करने का है। तो 3 से डिवाइड किए। कितने सेक्टर बनाने हमको, हमारे ऊपर है। 3 सेक्टर बनाने हैं तो 360 को 3 से डिवाइड करना है। 6 सेक्टर बनाने हैं तो डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो 3 सेक्टर बनाने हैं तो 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 3 36। 120 डिग्री का एक सेक्टर बनेगा। कितने का बनेगा, 120 डिग्री का एक सेक्टर। तो ये पहला सेल सेक्टोरिंग जो है उसका पहला टाइप बन गया 120 डिग्री सेक्टोरिंग, ये उसका फर्स्ट टाइप है। और ये उसका दूसरा टाइप है जिसमें हमने एक सेल को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किए, 6 सेक्टर्स में डिवाइड किए। तो 360 डिवाइड बाय 6, तो 360 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 6 36। यानी एक सेक्टर जो है वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। एक सेक्टर जो है वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो ये सेल सेक्टोरिंग का दूसरा टाइप है, 60 डिग्री। तो सेल सेक्टोरिंग के दो टाइप जो है वो क्या है, पहला टाइप जो है वो 120 डिग्री सेक्टोरिंग, दूसरा टाइप जो है वो है 60 डिग्री सेक्टोरिंग। तो 120 डिग्री सेक्टोरिंग मतलब एक सेल जो है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक सेल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को रिप्लेस करके भी कितने एंटीना लगेंगे, सेवरल बोला था ना ऊपर, तो सेवरल यानी अभी यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएगा। 120 में 3 सेक्टर हम बना रहे हैं, तो 3 सेक्टर में क्या होगा, 3 सेक्टर बने तो हमको 3 डायरेक्शनल एंटीना लगेगा। एक पहले सेक्टर में लगेगा, दूसरा दूसरे सेक्टर में लगेगा और तीसरा तीसरे सेक्टर में लगेगा। और ये डायरेक्शनल एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो कितना डिग्री रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। डायरेक्शनल एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो कितना डिग्री रहेगा, 120 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक सेक्टर 120 डिग्री का है। उसी तरीके से ये वाले केस में डायरेक्शनल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न हम कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि एक सेक्टर कितने का है, 60 डिग्री का। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल सेल की रेडियस को चेंज नहीं कर रहे। पहले वाला जो टाइप था सेल स्प्लिटिंग, उसमें ओरिजिनल सेल की रेडियस को हम हाफ करते थे, फिर उससे नया सेल बनाते थे, नया बेस स्टेशन वहां पर इंस्टॉल होता था और उतनी ही रेडियो चैनल वहां पर असाइन होती थी जितनी ओरिजिनल सेल के पास रहती थी। मगर ये वाले केस में रेडियो चैनल, सॉरी, सेल की रेडियस को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। सिंपल हमने बेस स्टेशन के पास जो एंटीना है उसको रिप्लेस करके 3 डायरेक्शन में अलग अलग 3 एंटीना लगा दिए, तो उसको हम कहेंगे 120 डिग्री सेक्टोरिंग। और अगर एक सेल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक पार्ट जो है वो 60 डिग्री का बना, तो उसको हमने क्या नाम दिए, 60 डिग्री सेक्टोरिंग। तो ये सेल स्प्लिटिंग के 2 टाइप है। अभी ये जो एंटीना जो हम लगाते हैं वो आपने बिल्डिंग्स के ऊपर देखे रहेंगे। ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर वो एंटीनाज आपने देखे रहेंगे, उसको जीएसएम एंटीनाज कहते थे। ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग के ऊपर साइट है, ये दिख रहा है, ऐसा लंबे एंटीना रहते हैं, ये बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते हैं। ये उसके स्पेसिफिकेशन दिया हुआ, ये एंटीनाज। यहाँ पर कोएक्सियल बीएनसी कनेक्टर से ट्रांसमिटिंग रिसीविंग वगैरह के केबल्स आती है बेस स्टेशन से, जो एंटीना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके ये करता है। ये उसका नंबर है, टेक्निकल नंबर HBXX। जैसा हर मोबाइल का नंबर रहता है ना, वैसे ही हर इक्विपमेंट का नंबर रहता है। ठीक है, ये उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होगा, पोलराइजेशन कितना है, गेन कितना है, VSWR कितना है, इम्पीडेंस कितना है उसका, लाइटिंग प्रोटेक्शन कितना है। ठीक है, ये उसके स्पेसिफिकेशन। तो ये पूरे, ये सब जो है उनको जीएसएम एंटीना पहले कहते थे। ये सेल सेक्टोरिंग में बेसिकली इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शनल एंटीनाज है। क्या है ये, डायरेक्शनल एंटीनाज है। ऐसा पावर रहता है जिसमें 3 साइड में या 4 साइड में, ये उसका पीछे का फोटो है। ठीक है, ये उसका फ्रंट फोटो है और ये उसका पीछे का फोटो है। ठीक है, कि वो लकड़े के साथ बांध के उसको फिक्स किया हुआ है, ऐसा। ये सिंगल लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये इंडोर एंटीनाज ये 3 रहते हैं, ओमनी एंटीना, यागी एंटीना और पैच एंटीना। ये सब इंडोर एंटीनाज है, सीलिंग वगैरह में लगाते हैं। ये ओमनी एंटीना यानी 360 डिग्री चारों तरफ वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये यागी उड़ा एंटीना जो हमने सी में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे थे, एनालॉग कम्युनिकेशन में भी आपने देखे। ठीक है, पीईसी जो था,
यहाँ पर लिस्ट ऑफ एंटीनास दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। ये पैराबोला एंटीना, पैनल एंटीना, ये सब इंडोर एंटीना, इंडोर 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 डायरेक्शनल पैनल है, इंडोर ओमनी डायरेक्शनल है, सीलिंग में जो लगाते हैं, ये भी डायरेक्शनल है। ये आपका यागी उड़ा है, ठीक है। ये लोगरिथमिक पीरियड एंटीना है। अलग अलग एप्लीकेशन पे ये सब अलग अलग यूज होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह में, टीवी वगैरह में। टीवी में देखो ऐसा पैराबोलाइड यानी डिश एंटीना कहते हैं उसको, ठीक है। पहले ऐसा पैराबोलाइड यूज होता था, उसके बाद उसका एडवांस वर्जन आ गया डिश एंटीना, यानी वही पैराबोलाइड एंटीना के प्रिंसिपल के ऊपर ही डिश एंटीना उन्होंने बनाया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से एंटीना जो है, ठीक है। तो हम बैक टू द टॉपिक इधर आते हैं। तो ये इसके, अब इसमें होगा क्या, ठीक है, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। By using directional antenna, a given cell will receive interface and transmit with only a fraction of the available co-channel cell. The technique for decreasing co-channel interference and thus increasing the system capacity by using the directional antenna is called sectoring. The factor by which the co-channel, ठीक है, ये चैनल का L है, 1 नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, CHANNEL है, 1 नहीं है। By factor, the factor by which the co-channel interference is reduced depend on the amount of sectoring used. A cell is normally partitioned into 3 or 6 sectors, ठीक है। यानी सेल को हम दो तरीके से सेक्टोरिंग में डिवाइड करते हैं, आइदर 3 और 6। 3 में करेंगे तो वो 120 डिग्री सेक्टोरिंग बोला जाएगा, 6 में करेंगे तो वो 60 डिग्री सेक्टोरिंग कहा जाएगा। अब वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना अ गिवन सेल विल रिसीव इंटरफेस। डायरेक्शनल एंटीना लगाने से क्या होगा कि जो सेल में हम ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वहां पर इंटरफेरेंस होने के चांसेस है, एंड ट्रांसमिट विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल को चैनल्स, ठीक है। उसको जो चैनल हमने डिवाइड असाइन किए थे उस पर्टिकुलर सेल में, उसका 1/3 जो चैनल जो है वो इसको दिया जाएगा, यानी ओरिजिनल सेल जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। हर सेक्टर को थोड़ी थोड़ी चैनल दी जाएगी, ठीक है। तो हमारा इंटरफेरेंस का जो परसेंटेज है वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/3 हो जाएगा। द टेक्निक फॉर डिक्रीजिंग को-चैनल इंटरफेरेंस एंड थस इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, यानी पहले 100% जो इंटरफेरेंस होने वाला था को-चैनल के बीच में, को-चैनल सेल के बीच में जो इंटरफेरेंस होने वाला था उसके चांसेस कितने थे, पूरे 100% थे, क्योंकि पूरे के पूरे सेल की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, मैच होती थी, या नजदीक रहती थी, डिस्टेंस कम रहता था। मगर अभी क्या हो जाएगा, only 1/3 of that particular frequency will influence with the co-channel interference, ठीक है। सिर्फ पूरे के पूरे सेल की चैनल को-चैनल इंटरफेरेंस को महसूस करने के बदले कितना होगा, सिर्फ 1/3 ऑफ द दैट पर्टिकुलर चैनल, यानी पूरे सेल की जो चैनल है उसका सिर्फ 1/3 जो है उसी को को-चैनल इंटरफेरेंस जो है वो क्या होगा, महसूस होगा। वो भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, आगे हम डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब व्हेन सेक्टोरिंग इज एम्प्लॉयड, जब ये सेल सेक्टोरिंग हम करते हैं, द चैनल यूज्ड इन द पर्टिकुलर सेल आर ब्रोकन डाउन इनटू सेक्टर्ड ग्रुप, ठीक है। यानी ओरिजिनल सेल के पास जितनी चैनल थी वो क्या कर देते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं, कि कितने में ब्रेक करेंगे, जितना हम सेक्टर बनाएंगे उतने में उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। and are used only within a particular sector, और वो पर्टिकुलर चैनल जो हमने ब्रेक करके उस पर्टिकुलर सेक्टर को असाइन किए तो वो वही सेक्टर में यूज होगी, दूसरे सेक्टर में यूज नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ पर 2 नंबर को जो चैनल असाइन किए थे वो 1 और 3 में यूज नहीं हो सकते। मान लो 2 नंबर में वो चैनल फ्री है और 1 और 3 में चैनल की जरूरत है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से उठा के उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये है, पहला वाला आपका ये सेल रेडियस, जो सेल स्प्लिटिंग के बारे में वो बता रहा था कि भाई वहां पर हम रेडियस को हाफ करते हैं और D/R रेशियो को अनचेंज रखते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा इन दिस अप्रोच, यहाँ से मेन इसका आंसर चालू होता है सेल सेक्टोरिंग का, कि भाई हमारे पास ऐसा अप्रोच भी है कि जिसमें सेल की रेडियस को डिक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर को चैनल इंटरफेरेंस, ये उसका सेकेंड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट है। को चैनल सेल सेक्टोरिंग जो है वो बेसिकली किस तरीके से सिस्टम की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, वो इंटरफेरेंस को कम करके सिस्टम की कैपेसिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। सेल सेक्टोरिंग जो है
वो सिस्टम के इंटरफेरेंस लेवल को मिनिमाइज करके, सिस्टम के इंटरफेरेंस लेवल को मिनिमाइज करके वो क्या करता है, सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो सिस्टम के इंटरफेरेंस लेवल को वो किस तरीके से मिनिमाइज करता है, तो एक सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को रिप्लेस करके 3 डायरेक्शनल एंटीना लगाता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस के जो चांसेस जो थे, को चैनल इंटरफेरेंस के जो चांसेस थे वो 1/3 हो जाता है। यानी मान लो 100% चांसेस है तो डायरेक्टली हो जाएगा वो 33.33% उसका चांसेस जो है वो रह जाएगा, बाकी 66.66% जो है वो चांसेस उसके मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इंटरफेरेंस लेवल कम हो गया तो हम सिस्टम की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सेल के पास जितनी चैनल असाइन की हुई रहती है उसको हम ब्रेक करके जितने सेक्टर में उस पर्टिकुलर सेल को डिवाइड करते हैं उतने सेक्टर में उस पर्टिकुलर चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो सेक्टर को जो ग्रुप ऑफ चैनल्स असाइन होती है वो वही सेक्टर में यूज होगी, उससे ज्यादा उसके अलावा दूसरे सेक्टर में वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसमें अज्यूमिंग अ सेवन, अब इसमें भी सेम सेल स्प्लिटिंग के जैसा ही है, जो कंजस्टेड सेल है उसी को हम वहीं पर उस पर्टिकुलर सेल में ही हम सेल सेक्टोरिंग या सेल स्प्लिटिंग की टेक्निक जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में भी देखो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर सेल के अंदर सेल सेक्टोरिंग की टेक्निक अप्लाई की गई है, और ये और ये इसके जो नेबरिंग सेल है वहां पर नहीं किया गया है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पर किया है, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, मतलब ये कोई डिजाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कंजेशन ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया, सेल सेक्टोरिंग की टेक्निक जो है वो अप्लाई की। ठीक है, assume 7 cell reuse for the case of 120 degree sectors, the number of interference in the first tier is reduced। अब देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था ना ऊपर कि इंटरफेरेंस लेवल को रिड्यूस करके हम सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंटरफेरेंस लेवल को हम रिड्यूस करके हम सिस्टम की कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर अभी यहाँ पर चालू हो रहा है, उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। तो इसको वर्ड फिगर नंबर 13 में वो क्या बोला है कि फिगर नंबर 13 जो है उसको देख, तो ये फिगर नंबर 13 जो है वो ये है। ठीक है, ये अगर इसमें छोटा पड़ रहा है तो उसको हम फिर इसमें देखते हैं, प्रेजेंटेशन में देखते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना है, जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम हमको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेल सेक्टोरिंग ये डायग्राम बनाना है हमको, मगर ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है ऊपर आंसर में, अज्यूम 7 सेल रीयूज, यानी क्लस्टर का साइज जो है वो कितना है, 7 सेल का है। ठीक है, तो ये 7 सेल का क्लस्टर है, ये सेल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 7 सेल का क्या है, एक क्लस्टर है। ठीक है, अब उसमें सेंटर में कौन सा सेल है, 5 नंबर का है, उसको इन्होंने क्या किया है, सेल सेक्टोरिंग की टेक्निक अप्लाई किया है। कौन सी वाली, 120 डिग्री वाली के 160 वाली, तो उसने बोला है द केस ऑफ 120 डिग्री सेक्टर, 120 डिग्री में डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसा रहेगा ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये 1 2 और 3 सेक्टर बनेंगे, तो वो 3 सेक्टर बने, 1 2 और 3 सेक्टर बने, मगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक सेक्टर को ही हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर का एंटीना जो है वो कहां पर रहेगा, ये हमारा क्लस्टर है। ठीक है, ये 7 सेल का क्लस्टर है। अब इसको हम 120 में डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये क्लस्टर नंबर, ये सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, ये वाला 120 डिग्री, ये वाला 120 डिग्री और ये वाला 120 डिग्री। तो इसमें सिर्फ ये 120 डिग्री वाला जो सेक्टर है ना, राइट साइड वाला, सिर्फ उसी को हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी ये 2 सेक्टर को भी हम स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसके लिए इसी का ध्यान में रखो कि ये 5 नंबर का जो सेल है
उसका ये वाला जो सेक्टर है 1 2 3 जो भी नाम दे दो इसको, मान लो कोई भी आपने नाम दे दी, ये मैं येलो डॉट बनाता हूँ, ये वाला जो सेक्टर है उसको हम सिर्फ क्या करें, स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये नॉर्मली सेलुलर सिस्टम में क्या रहता है, एक क्लस्टर हम बनाते हैं, फिर उसी क्लस्टर का हम क्या करते हैं, रेप्लिका करते हैं। तो रेप्लिका करने के लिए क्या होता है, हमको को चैनल सेल को लोकेट करना पड़ता है, जैसा हमने फ्रीक्वेंसी रियूज में देखे थे। तो हेक्सागोनल शेप है, तो हेक्सागोन की 6 साइड है, ठीक है। तो ये जो सेल सेंटर में जो है उसके 6 डायरेक्शन में हमने क्या किया है, को चैनल सेल को रिप्लेस रीलोकेट किया है। तो इस डायरेक्शन में हमने एक सेल को लोकेट किया, इस डायरेक्शन में हमने एक सेल को लोकेट किया, इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में किया, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। तो ऐसे देखो, जैसा ये 5 नंबर का सेल है वैसे और 6 सेल आपको दिखेंगे 5 नंबर के उसके सराउंडिंग में। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। तो ये 1 2 3 इधर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हेक्सागोन की 6 साइड है, तो 6 सेल जो है उसके सराउंडिंग में है। ये सब के सब, ये 5 नंबर का सेल, ये 5 नंबर का सेल, ये 5 नंबर का, ये 5 5, ये सब क्या है, को चैनल सेल है। को चैनल सेल मतलब इस सेल के अंदर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वही रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे भी यूज हो रही है, यहाँ पे भी यूज हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। समझ में आ रही है बात? अब उन ये जो कोलोकेटेड सेल जो है उसको भी हमने सेम ऐसे ही सेक्टर में डिवाइड किया, ये वाले सेक्टर में सबका यही सेक्टर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसका एंटीना है, ये वाले सेक्टर का जो एंटीना जो है वो इधर है, इस डायरेक्शन में उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करना है ना। इसका एंटीना इधर है, इसका एंटीना इधर है, इसका एंटीना इधर है, ये एरिया उसको कवर करना है। तो एंटीना इधर लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अब ये हमारा ओरिजिनल सेल से हमने ये पहले सर्कल में जो को चैनल सेल लोकेट किए उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टायर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टायर कहते हैं। वो टेलीकम्युनिकेशन की लैंग्वेज है जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में यूज होती है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है देखो, द नंबर ऑफ इंटरफियरर्स इन द फर्स्ट टायर, ठीक है। इसको फर्स्ट टायर कहते हैं, पहला को चैनल सेल लोकेट करना। जैसा हमने पहला को चैनल सेल लोकेट किए हैं, यानी ये हमारे ओरिजिनल सेल से यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा पहला को चैनल सेल था, अब इसको सेंटर में रख के यहाँ पर हम 6 डायरेक्शन में दूसरे सेल प्लॉट करेंगे, वो हमारा सेकंड टायर, फिर थर्ड टायर, इस तरीके से हम उसको एक्सपांशन करते हैं, ठीक है, डिजाइन करने के लिए। तो ये अभी जो फिगर में जो दिख रहा है वो क्या है, सिर्फ फर्स्ट टायर वाला ही। The number of interference in the first tire is reduced from 6 to 2 times because only 2 of the co-channel cells receives interference with particular sector channel group, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो सेंटर में जो सेल है उसके सराउंडिंग में को चैनल सेल कितने हैं, 6 को चैनल सेल है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 को चैनल सेल में से सिर्फ 2 सेल का इंटरफेरेंस जो है वो हमारे ओरिजिनल सेल पर आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला सेल है, अब ये जो है इसका एंटीना इधर रहेगा, येलो डॉट जो है। अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो वो ऐसा सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, इस डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ये वाले सेल में इंटरफेरेंस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो इसका राइट साइड में है, इससे आगे हो। तो उस तरीके से उसी तरीके से ये वाला जो सेल है ये भी इस डायरेक्शन में सिग्नल को रेडिएट करेगा ऐसा। ये एंटीना से जो भी सिग्नल निकलेगा वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा, 2 सेल निकल गए। उसी तरीके से ये वाला सेल भी निकल जाएगा, ये ऐसा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसको नॉर्मली जो हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ से लाइन प्लॉट करते हैं। ये अब ये 1 2 3 और ये 4, ये दिख रहा है 1 2 3 और ये 4, यानी ये 4 तो सीधा बाहर ही चले गए। सिर्फ ये 2 सेल जो है, सिर्फ ये वाला सेल और ये वाला सेल, इनका रेडिएशन जो है वो थोड़ा यहाँ तक इसके पास पहुंच सकता है। बाकी 4 सेल का जो रेडिएशन है वो हमारे ओरिजिनल सेल को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। यानी 6 सेल जो है उसके आसपास में, उन 6 सेल में से सिर्फ और सिर्फ 2 सेल जो ऐसे हैं जिसमें को चैनल
इंटरफेरेंस होने के चांसेस हो सकते हैं, उसको भी हम कवर कर सकते हैं अगर उनके पर्टिकुलर सेल का ट्रांसमिटिंग पावर अगर विद इन द लिमिट रहेगा तो वो भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो अज्यूमिंग 7 सेल रीयूज फॉर द केस ऑफ 120 डिग्री सेक्टर, द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस इन द फर्स्ट टायर इज रिड्यूस फ्रॉम 6 to 2, यानी 6 सेल 6 सेक्टर का इंटरफेरेंस होने के बदले वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 6 से डायरेक्ट 2 सेल 2 सेक्टर का इंटरफेरेंस पर आ गया। दिस इज बिकॉज ओनली 2 ऑफ द 6 को चैनल सेल्स रिसीव्स इंटरफेरेंस विद अ पर्टिकुलर सेक्टर ग्रुप। वो भी पूरे के पूरे सेल के चैनल को नहीं इंटरफेरेंस करेंगे, को चैनल नहीं करेंगे, उसके एक पर्टिकुलर सेक्टर को सिर्फ क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। यानी इंटरफेरेंस 6 सेल में होने के बदले 6 सेक्टर में होने के बजाय 2 सेक्टर में हो रहा है, और वो भी पूरा 100% नहीं, ओनली 33% हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल सेक्टोरिंग टेक्निक यूज करके सेल को सेक्टर्स में डिवाइड करके एंटीना को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस लेवल को कम करते हैं। इंटरफेरेंस लेवल मिनिमाइज होने से क्या होता है, हम सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, out of the 6 co-channel cell in the first tier, only 2 of them interfere with the center cell. ठीक है, if omnidirectional antenna were used to each base station, all 6 channel cells could interfere with center cell. अगर डायरेक्शनल एंटीना हटा के ओमनी डायरेक्शनल एंटीना हम रखेंगे तो क्या होगा कि 6 के 6 सेल में को चैनल सेल होगा, मगर को चैनल इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हो गया, मिनिमाइज हो गया। सिर्फ और सिर्फ ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया, डायरेक्शनल एंटीना लगाया। बिकॉज सेक्टरिंग यूज मोर देन द वन एंटीना पर बेस स्टेशन। हाँ, ये बात सही है कि एक बेस स्टेशन में पहले एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज होता था, मगर अब उसके बदले 3-3 या 6-6 एंटीना यूज होंगे डायरेक्शनल। द अवेलेबल चैनल इन द सेल मस्ट बी सब डिवाइडेड। चैनल के पास, बेस स्टेशन के पास जितनी चैनल थी वो भी सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अवेलेबल चैनल ब्रेक हो जाएगी तो हमारी ट्रंक कैपेसिटी जो है चैनल की वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ट्रंक कैपेसिटी मतलब कॉल लगाने की कैपेसिटी, ट्रैफिक उठाने की, ट्रैफिक लोड हैंडल करने की। कम्युनिकेशन में ट्रैफिक लोड को क्या कहते हैं, ट्रंकिंग कैपेसिटी कहते हैं, कि चैनल जो है वो कितना ट्रंक कर रहा है, कितना कॉल कनेक्ट कर रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रंकिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि जो सेक्टर में जो चैनल को हम सब डिवाइड करेंगे वही चैनल जो है वो वही सेक्टर में यूज होगी, उसके अलावा दूसरे सेक्टर में यूज नहीं होगी। तो उसी तरीके से हर सिस्टम का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है सेल सेक्टोरिंग का, कि इंप्रूवमेंट इन CI रेशियो। CI यानी चैनल टू इंटरफेरेंस या को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, को चैनल इंटरफेरेंस बोलो या चैनल टू इंटरफेरेंस रेशियो बोलो, उसके अंदर क्या हो गया, इंप्रूवमेंट आ गया। तो इंटरफेरेंस के अंदर इंप्रूवमेंट आया तो हमारी सिस्टम कैपेसिटी के अंदर क्या आ गया, इंप्रूवमेंट आ गया। ये चारों भी जो टेक्निक है, सेल स्प्लिटिंग, सेल सेक्टोरिंग, माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट और रिपीटर्स, ये चारों के अंदर एक कॉमन एडवांटेज ये तो रहेगा कि भाई इंप्रूवमेंट इन सिस्टम कैपेसिटी ये चारों में आएगा। सेक्टोरिंग रिड्यूसेस को चैनल इंटरफेरेंस, कौन से टाइप का इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। किस तरीके से रिड्यूस करता है, एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को रिप्लेस करके 120 डिग्री है तो 3 डायरेक्शनल एंटीना लगाकर 6 में से सिर्फ 2 सेल में ही चांसेस रहेगा को चैनल इंटरफेरेंस का, वो भी 1/3 लेवल का। ठीक है, तो इस तरीके से वो इंटरफेरेंस को, को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है। सेक्टोरिंग इंप्रूव्स फ्रीक्वेंसी रीयूज एंड थस सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सेक्टोरिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर को इंप्रूव करता है और उसकी वजह से सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पहला तो हमने देखे थे कि भाई एंटीनास जो है वो ज्यादा लगेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ एंटीनास फॉर ईच बेस स्टेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ एंटीनास एट ईच बेस स्टेशन। पहले एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना था तो अभी मिनिमम 3 तो लगेगा, 120 का करेंगे, और 60 का करेंगे तो 6 एंटीनास लगेंगे। ठीक है, ये पहला उसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है, ट्रंकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीजिंग इन ट्रंकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू चैनल सेक्टोरिंग एट द बेस स्टेशन, और इंक्रीज द नंबर ऑफ हैंड ऑफ, क्योंकि जो चैनल जो सेक्टर को असाइन करेंगे वो वही सेक्टर में यूज होगी। तो यूजर अगर हाई स्पीड यूजर है तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बहुत फास्ट मूव होगा, तो नंबर ऑफ हैंड ऑफ जो है वो भी क्या है, बढ़ जाएंगे। तो ये 3 उसके ड्रॉबैक्स है, 3 उसके डिसएडवांटेजेस है। समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं।
सर एक डाउट है। हाँ बोलो। अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरफेरेंस जो होता है चैनल के बीच में, वो अगर अलग अलग टावर के रहेंगे तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा। क्या वापस से बोलो, इंटरफेरेंस। जैसे भी इंटरफेरेंस आप बोले ना, इंटरफेरेंस होता है तो वो दो टावर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक जियो का टावर है और एक एयरटेल का टावर है, तो ये दोनों के टावर में दोनों के टावर के बीच में इंटरफेरेंस होगा। दोनों के टावर के बीच में इंटरफेरेंस कब होगा? अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है उस पर्टिकुलर सेल की, उस पर्टिकुलर एरिया की, हाँ। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो बहुत क्लोज है, अच्छा। तो इंटरफेरेंस होगा। देखो कभी कभी बिल्डिंग पे देखे रहेंगे कि एक ही बिल्डिंग, पहले तो सेलुलर कंपनी बहुत सारी थी, यानी सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारी थी, अभी तो तीन चार ही रह गई है। तो पहले बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर की ये थी, तो एक ही टावर के ऊपर टाटा का भी एंटीना रहता था, रिलायंस वाले का भी रहता था, हाँ, एयरटेल वाले का भी रहता था। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मगर उनकी फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो क्या रहते थे? अलग रहते थे। ओके। ठीक है किसी को डाउट कि बाकी लोग सो रहे? उमेर, माफ कर, बामने और हंजला, महमूद, इमरान, नवेद। ये दूसरा वाला डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, याद रखो, ये वाला, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मेन आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये है। अगर वो कभी बोलता है कि भाई जस्ट 6 मास के लिए कभी पूछा है, तो आप ये बना के एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर रहेगा। कभी 6 मास के लिए बोला है और पूछा है कि भाई जस्टिफाई करो कि इंटरफेरेंस किस तरीके से कम होता है सेल सेक्टोरिंग में, तो आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंपलसरी नहीं है बट ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दूसरी टेक्निक को स्टॉप करते हैं। बाकी की दो टेक्निक जो है वो बहुत छोटी है और सिंपल है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट